30 सेकंड बहुत ही प्रधानमंत्री के अनुसार बहुत ही कम समय है और निश्चित कम समय है। अब उन्होंने दूसरी बात कही। दूसरी बात जो प्रधानमंत्री ने कही वो ये कही कि हमको लगा हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, हम पारदर्शिता चाहते हैं। हमारे देश की आबादी, हम सबसे ज्यादा जनसंख्या, अधिक जनसंख्या वाला देश है। हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है, 140 करोड़ की आबादी है। पूरी जनसंख्या का 140 करोड़ में से कम 7 या 8 करोड़ लोग टैक्स भरते होंगे, जो इनका इनकम टैक्स भरता होगा। उसमें से मात्र 1% लोगों का इनकम टैक्स असेसमेंट होता है। नमस्कार, मैं हूं सुभाष झा। आपका स्वागत है मेरे चैनल, YouTube चैनल न्याय पर चर्चा। आज का विषय है, और मैं ये विषय हमारे प्रधानमंत्री के पिछले हफ्ते के दिए गए भाषण से या उनके एक इंटरव्यू से मैं शुरू करता हूं। प्रधानमंत्री ने एक टीवी चैनल एशिया नेट सुवर्णा न्यूज़ और एशिया नेट कन्नडा प्रभा, ऐसे जो टीवी चैनल्स हैं उनका समूह है, उसको एक इंटरव्यू दिया साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में। और उन्होंने 2 बातों को जो प्रमुखता से कही, ये कार्यक्रम भी उसी के आधार पे बना हुआ है और उसको हम कैसे न्यायपालिका में अपने ला सकते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। अब आप कहें कि भाई प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया उसका न्यायपालिका से कैसे संबंध हो सकता है, तो वो संबंध ऐसे हो सकता है, जब आपको ये कार्यक्रम देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये निश्चित रूप से इसका संबंध हो सकता है और इसका सीधा सीधा संबंध है। प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में, अपने साक्षात्कार में 2 महत्वपूर्ण बातें कही। और पहला उन्होंने ये कहा, जो पहली बात उन्होंने कहा कि हमने क्लास 3 और क्लास 4 जो एम्प्लॉइज हैं उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस था उसमें 30 सेकंड के अंदर में, मतलब आधे मिनट के अंदर में वो ये निर्णय लेते थे कि ये कैंडिडेट का सिलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब चूंकि ये बहुत सारे कारणों को निर्माण देता था, या समझ लीजिए ये या ऐसे कहें कि भ्रष्टाचार को जन्म देता था, कि जो सिलेक्शन के प्रोसेस में लोग उसमें संलग्न थे, वो हो सकता था कि पैसे लेकर के और जो कैंडिडेट्स को प्रमोशन करना चाहे उसको प्रमोशन कर दें, जिसको फेल करना चाहे वो फेल कर दें। तो प्रधानमंत्री का ऐसा कहना था कि ऐसा 30 मिनट में हमारे पास में, उन्होंने 2 शब्दों का प्रयोग किया, ऐसे कौन से तेजस्वी और कौन से तपस्वी लोग उस प्रक्रिया में रहते थे कि 30 सेकंड के अंदर में, आधे मिनट के अंदर में किसी भी कैंडिडेट का कि वो उपयुक्त है या अनुयुक्त या उपयुक्त नहीं है, इसका निर्धारण वो 30 सेकंड के अंदर में कर लेते थे। तो प्रधानमंत्री का ऐसा कहना कि यह असंभव है, ये 30 सेकंड का जो खेल है ये बंद होना चाहिए, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। उनका कहना है कि मतलब पारदर्शिता नहीं है, ये पारदर्शी होना चाहिए। और उसको पारदर्शी करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो 30 सेकंड का जो इंटरव्यू होता था उसको समाप्त कर दिया। और क्लास 3 और क्लास 4 के जो एम्प्लॉइज होंगे उनका चयन जो होगा वो योग्यता के आधार पे होगा। आपको कितने नंबर मिले हुए, कितने अंक मिले हुए अपनी परीक्षा में, उसके आधार पे उसका चयन होगा। तो पहले जैसे 200 लोगों का सिलेक्शन करना है तो 200 लोग अगर आ गए तो उसके बाद में कोई इंटरव्यू नहीं होगा, उसके बाद में जो 200 लोग पहले आएंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा मेरिट लिस्ट में, तो वो योग्यता के आधार पे होगा। मैं अपनी बात वहीं से का आरंभ करना चाहता हूं कि 30 सेकंड के अंदर में एक क्लास 3 या क्लास 4 एम्प्लॉय का सिलेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में ऐसे ओजस्वी, तेजस्वी या प्रतिभावान
लोग नहीं हैं जो कि 30 सेकंड के अंदर में ये निर्णय कर लें कि कोई भी कैंडिडेट वो उपयुक्त है या उपयुक्त नहीं है। लेकिन मैं अगर कहूँ कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ऐसे तेजस्वी ओजस्वी लोग हैं और वो हमारे न्यायाधीश हैं कि वो 93 सेकंड के अंदर में निर्णय ये कर लेते हैं कि किसी भी एसएलपी को, स्पेशल लीव पिटीशन जो आर्टिकल 136 में फाइल होता है, वो 93 सेकंड के अंदर में उस नतीजे पे पहुंच जाते हैं, इस फैसले पे पहुंच जाते हैं कि इसको पिटीशन को एडमिट करना चाहिए या इसको डिसमिस करना चाहिए। अब मुझे बताइए कि अगर 30 सेकंड बहुत ही, प्रधानमंत्री के अनुसार बहुत ही कम समय है, और निश्चित कम समय है, ये संभव ही नहीं है, तो 93 सेकंड में किसी भी एसएलपी का निपटारा करना, या किसी एसएलपी को जिसमें कि जजमेंट जो होता है, हाई कोर्ट का जो जजमेंट होता है वही कई बार 50 पेज, 100 पेज, 200 पेज का होता है, तो ऐसे केस के अंदर में क्या 93 सेकंड के अंदर में निर्णय किसी भी एसएलपी का सर्वोच्चतम न्यायालय में किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, ये हमारे प्रधानमंत्री को सोचना है। हो सकता है कि आज तक हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनका ध्यान किसी ने आकर्षित नहीं किया कि हमारी न्यायपालिका आखिर चल कैसे रही है। ये औसत है 93 सेकंड के अंदर में एसएलपी का निपटारा करना, या उसका ये पता करना कि उसको डिसमिस करना है या उसमें नोटिस इशू करना है। ये मात्र 93 सेकंड का जो खेल है सुप्रीम कोर्ट में, मैं तो उसको खेल ही कहूंगा, अगर वहां पे संभव नहीं है और वहां पे ऐसे ओजस्वी, तेजस्वी और तपस्वी लोग नहीं हैं, तो क्या हमारी न्यायपालिका में ऐसे ओजस्वी, तेजस्वी और तपस्वी लोग हैं? और उसका उत्तर होगा कि बिल्कुल नहीं है। अब जब वहां पे नहीं हो सकता है, तो किसी भी एक समस्या जो कि हो सकता है कि वो नीचे के कोर्ट से, सबसे नीचे के कोर्ट से ऊपर के कोर्ट और उसके बाद में हाई कोर्ट में आया हो, जैसे कि सिविल जज से वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आया हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फिर हाई कोर्ट में आया हो, और हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में आया हो, इसमें पता नहीं कितनी पीढ़ियां खप जाती हैं, और 1-2 पीढ़ी तो खप ही जाती है जब तक कि ये विषय जो है सुप्रीम कोर्ट में जाता है। और अगर आपका निपटारा सुप्रीम कोर्ट 93 सेकंड में करने लगे, तो ये समझिए कि आपको ये किस प्रकार का न्याय मिल रहा है, या किस प्रकार की न्यायिक व्यवस्था हम अपने देश में चाहते हैं। आज तक इस विषय पर ये गहराई का विषय है सोचने का कि इसके ऊपर हमारे कभी ये छेड़ा नहीं गया। क्या हमारी न्यायपालिका को कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता है? क्या हमारी न्यायपालिका इन प्रश्नों के सबसे ऊपर है, या न्यायपालिका को लगता है कि वो जो कर रहे हैं वही ठीक है, या इस देश के भाग्य विधाता हैं वो, उनको जैसा लगेगा उस प्रकार से वो काम करेंगे? मेरा मानना है कि ये सब जो कुछ हो रहा है, ये 93 सेकंड का खेल त्वरित बंद होना चाहिए। हर किसी को, जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे निर्णय हैं जिसमें कहा है आपने कि ऐसा कहा है कि जो भी कोई जजमेंट देता है, कोई निर्णय लेता है, कोई भी न्यायालय या कोई भी अथॉरिटी, तो उसको एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए कि उसने अपने दिमाग का प्रयोग किया, अपने बुद्धि का प्रयोग किया, ये उसमें प्रदर्शित होना चाहिए उसके निर्णय में। अगर उसके लिए ये कानून है, आपने कहा ऐसा कि ऐसा होना चाहिए, तो ये आपके लिए क्यों लागू नहीं होना चाहिए? आप डिस्क्रिशन के नाम पे आपको लगे कि भाई हम तो स्पेशल लीव पिटीशन है, हमको लगा कि इसमें हमको एंटरटेन करना चाहिए, हम एंटरटेन करेंगे, नहीं तो 93 सेकंड में आपको बाहर फेंक दिया जाएगा। ये जो चल रहा है ये बहुत ही खतरनाक है। ये बहुत ही मेरा ऐसा मानना है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था के लिए, किसी भी न्यायिक व्यवस्था के लिए ये ठीक नहीं है। ये असंभव है कि कोई भी न्यायाधीश 93 सेकंड के अंदर में एक एसएलपी का निर्णय ले ले। अब उन्होंने दूसरी बात कही, दूसरी बात जो प्रधानमंत्री ने कही वो ये कही कि हमको लगा, हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, हम पारदर्शिता चाहते हैं, और पारदर्शिता लाने के लिए हमने ये देखा कि जो इनकम टैक्स के असेसमेंट होते थे, अब इनकम टैक्स के असेसमेंट कितने लोगों का होता है इस देश में?
हमारे देश की आबादी, हम सबसे ज़्यादा जनसंख्या, अधिक जनसंख्या वाला देश है। हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है, 140 करोड़ की आबादी है। पिछले 10 वर्षों को अगर छोड़ दिया तो उसके पहले तो संभवतः 1 या 2% लोग इनकम टैक्स भरते थे। अब ये शायद संभवतः ये 5% तक पहुंचा है। इसका मतलब है कि 7 से 8 करोड़ लोग ही इस देश के अंदर में इनकम टैक्स भरते हैं। अब वो चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या कहीं कंपनी का, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर का एम्प्लॉय हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, उसमें जो इनकम टैक्स कटता है और जो जिसके रिटर्न्स फाइल किए जाते हैं, उन सबको मिला करके पूरी जनसंख्या का 140 करोड़ में से कम 7 या 8 करोड़ लोग, अनुमान ऐसा है कि वो टैक्स भरते होंगे, जो इनका इनकम टैक्स भरता होगा। उसमें से मात्र 1% लोगों का इनकम टैक्स असेसमेंट होता है या असेसमेंट में केस जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 70 से 80 लाख लोग करीब लगभग उनका केस जो है वो असेसमेंट प्रति वर्ष जाता है। अब बताइए कि उस असेसमेंट जहां पर होता है वहां पे प्रधानमंत्री को लग सकता है कि भ्रष्टाचार होता है या हो सकता है या उसकी संभावना है, या ऐसे बहुत सारे शिकायतें मिली होंगी प्रधानमंत्री कार्यालय को, जिससे कि पता चलता होगा कि यहां पे भ्रष्टाचार व्याप्त है। उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री ने या प्रधानमंत्री के कार्यालय ने या सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब जो असेसमेंट होगा इनकम टैक्स का वो फेसलेस होगा। फेसलेस का मतलब ये कि अगर इनकम टैक्स मुंबई का है तो वो चेन्नई में वहां पे असेसमेंट होगा, अगर चेन्नई का है तो पटना में होगा, और पटना का है तो कोलकाता में होगा, और कोलकाता का है तो दिल्ली में होगा। इस तरह से किसी को पता ही नहीं चलेगा कि उसका असेसमेंट कहां पे हो रहा है। अब अगर कोई ये कहे कि भ्रष्टाचार तो मात्र जो है इनकम टैक्स के असेसमेंट में होता है, तो क्या हम माने कि हमारे न्यायाधीश भी उसी समाज से जाते हैं? क्या वहां पे भ्रष्टाचार की संभावना नहीं? क्या ये सर्वविदित नहीं है कि हमारे न्यायालयों में, चाहे वो उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल का कोर्ट हो या जूनियर डिवीजन या सीनियर डिवीजन का कोर्ट हो, न्यायालय में हर प्रकार के भ्रष्टाचार होते हैं और हर एक लेवल पे होते हैं। क्या ये बात किसी से छुपी है? मैं करीब 4 दशकों से इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी न्यायालय भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। भ्रष्टाचार व्याप्त है और भ्रष्टाचार एक ऐसा नासूर बन चुका है जिसके कारण हमारे देश के लोगों को न्याय मिल नहीं पाता है और समय पे मिल नहीं पाता, और जैसा मिलना चाहिए वैसा मिलना नहीं चाहता। उसके साथ में अन्याय होता है क्योंकि उसके साथ में भ्रष्टाचार हुआ है। जो दूसरा पक्ष है वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है और वो न्यायाधीश को भ्रष्ट कर देता है, और न्यायाधीश जो हैं वो भ्रष्ट होने के कारण उससे प्रभावित होकर के अपने निर्णय को लेते हैं और ऐसे निर्णय उसके ऊपर थोप दिया जाता है। और उसके बाद में जब आप नीचे के कोर्ट से ऊपर के कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक आते हैं, इतने पैसे खर्च करने के बाद में, और उसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट आपको ये कहते हुए आपको बाहर का दरवाजा दिखा देगी, ये कहते हुए कि भाई आपके विरुद्ध तो 3 कोर्टों का, नीचे के कोर्ट जो है वो तीनों के तीनों कोर्ट आपके विरुद्ध है। अगर हाई कोर्ट का निर्णय अगर चैलेंज किया गया तो भी आपको 93 मिनट में आपको दिखा दिया जाएगा कि नहीं, इस केस में कोई दम नहीं है।